So, Assalamu alaikum. So, today we are going to discuss the drugs which are going to be used for the respiratory disorders. So, सबसे ज़्यादा आपको कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या लगता है, क्या होगा? आप अपने एनवायरनमेंट में या अपने आसपास कौन कौन से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सुनते हो? कोई बताएं आपको क्या कौन सा आप सुनते हो बहुत कॉमन जो हो? Yes, very good. One is asthma, ये बहुत कॉमन सुनते हो. And the second one is uh, TB is something different. Yes, COPD. COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. देखिए वो नमूनिया वगैरह वो तो चले वो एंटीबायोटिक्स के रिलेटेड हो जाएंगे, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जो जनरल मैं पूछ रहा हूँ. चलिए अस्थमा. अस्थमा हमेशा मैंने कहा है कि कोई भी आपने लेक्चर स्टार्ट करना है आप लोगों को आना चाहिए कि उसमें कौन कौन सी ड्रग ऑफ चॉइसेस हो सकती हैं. एक हो गया ड्रग्स फॉर अस्थमा. आप लोग ने देखे कि कुछ लोगों को एकदम से अस्थमा का अटैक आता है, एकदम से अस्थमा का अटैक आ जाता है. आप लोग डिफरेंट मूवीज में देखते होंगे या वैसे भी देखते होंगे, और वो इनहेलर निकालते हैं और वो इनहेल करते हैं और उनको रिलीफ मिलता है. ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा इनहेलर यूज करते हुए लोगों को. तो इनहेलर यूज किए जाते हैं. अब देखें ये कौन सा अटैक है, अस्थमा का एक्यूट अटैक होगा. एक्यूट अटैक जब भी होता है तो मुझे बताएं तब आप फास्ट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग प्रेफर करते हैं कि लॉन्ग एक्टिंग चीज प्रेफर करते हैं? whenever you talk about the acute attack, क्या प्रेफर करेंगे? So obviously you will prefer the fast acting and the short acting thing. और whenever you go for the prophylaxis, तो आप कौन सी चीज प्रेफर करेंगे, स्लो एक्टिंग और द फास्ट एक्टिंग? अगर आपने लॉन्ग टर्म यूज करना है फॉर द प्रिवेंशन कि वो अटैक ना आए, देन यू विल गो फॉर द स्लो और द लॉन्ग एक्टिंग. सही हो गया. तो एस्थमा में भी यही होता है. अगर एक्यूट अटैक है तो एक्यूट अटैक में सिंपैथोमाइमेटिक बीटा 2 एगोनिस्ट, आप लोग को याद है कि रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते थे जो आपके ब्रोंकाई है उस पे बीटा 2, ये याद है आप सबको? बीटा 2 रिसेप्टर्स आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन द ब्रोंकाई. तो बीटा 2 रिसेप्टर अगर प्रेजेंट है ब्रोंकाई पे तो ये क्या करवाते थे, ये डायलेशन करवाते थे. तो अगर ये डायलेशन करवाते हैं इट मींस कि वी कैन यूज इट इन एस्थमा. ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एस्थमा में इनको यूज किया जाता है. फिर उसके बाद नॉन सेलेक्टिव वाले जो थे ना, एपिनेफ्रिन, आइसो, ये अब ऐसे यूज नहीं होते, ऑब्सोलीट है, तो ऐसे याद करने की जरूरत नहीं, बट यू कैन रीड इट. एफेड्रीन था और नॉन सेलेक्टिव, ये अब ऐसे इतने अच्छे नहीं माने जाते. अच्छा, शॉर्ट एक्टिंग वेरी गुड, बड़े अच्छे वाले हैं. एक्यूट अटैक किसी को होता है ना जो इनहेलर में होता है, वो शॉर्ट एक्टिंग होता है. देन एंटी मस्कुलिनिक ड्रग, इप्राट्रोपियम इज शॉर्ट एक्टिंग. समटाइम्स ये एंटी मस्कुलिनिक में ये यूज हो जाती है. एंड मिथाइलजेंथीन्स, थियोफाइलिन. आपको पता है कोई नेचुरली अकरिंग थियोफाइलिन का सोर्स जो डेली लाइफ में यूज करते हो? यस, टी आप लोग देख लेते हो, कॉफी, कोका. अब इसकी क्या आप लोग फायदा ले सकते हो? अब फॉर एग्जांपल मुझे बताएं, एक बंदा बस में जा रहा है, उसको अटैक हो जाता है और उसके पास इनहेलर नहीं है, तो हाउ यू कैन मैनेज दैट पर्सन कि कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए वो? आप क्या कर सकते हो? एक बस में सफर कर रहा है, उसके पास इनहेलर नहीं है, रास्ते में कोई आप जगह पे रुकते हो वहां पे नहीं मिलेगा. अब फॉर एग्जांपल आप भीड़ा रुकते हो स्टे के लिए, सही हो गया, आप स्टे के लिए रुकते हो, तो वहां पे इनहेलर ऑब्वियसली नहीं होगा. मिल जाएगा आपको ऐसी जगहों से इनहेलर, तो आप क्या कर सकते हो? आप क्या करोगे, आप उसको कॉफी पिला दो. सही हो गया. कॉफी थोड़ा ज्यादा होता है, टी पिला दो, चलो बेहतर हो जाएगा वो. सही है ना? मतलब जितना ज्यादा स्वीयर था ना उससे जरूर थोड़ा कम हो जाएगा. तो ये होता है कि आप एकदम कॉमन चीजों से किस तरह मैनेज कर सकते हो. बिसाइड्स दिस थियोफाइलिन, जो मिथाइलजेंथिन है, ये भी यूज होती हैं, बट इसके काफी साइड इफेक्ट्स भी होते हैं. मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसके ही काफी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं, ये हम आगे देखते जाएंगे. फिर क्रॉनिक, बेसिकली कंट्रोलर वो कहना चाह रहा है, यानी प्रिवेंशन के लिए क्रॉनिक ट्रीटमेंट एक तरह से. तो क्रॉनिक ट्रीटमेंट के लिए यू विल गो फॉर द लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स और नॉट? ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स. बिसाइड्स दिस, बड़े इंपॉर्टेंट है स्टेरॉइड्स.
आप लोगों में से किसी को अस्थमा का मसला हो तो वो देखता होगा कि इनहेलर के साथ वो स्टीरॉइड भी लेता होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? किसी को सांस का मसला हो, किसी को हो, तो वो इनहेलर तो होते ही हैं उनके पास, बस स्टीरॉइड्स के ट्रीटमेंट भी एज अ प्रोफाइलैक्सिस यूज हो रहा होता है फॉर द प्रिवेंशन के अटैक ना हो। फिर एक आ जाती है एंटी आईजीई एंटीबॉडीज। अब देखें, जो आईजीई एंटीबॉडीज है यही रिस्पॉन्सिबल होती है ना मास्ट सेल्स से अंदर से डिफरेंट ग्रेन्यूल्स निकालने में। तो अगर हम आईजीई एंटीबॉडीज का कोई एंटीडोट बना दे तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प। कोई एलर्जिक पेशेंट है उसमें ये ज्यादा ही होती है, सही हो गया आईजीई। तो हम आईजीई को बंद करके भी कर सकते हैं गेम। फिर रिलीज इनहिबिटर, अगर आप मास्ट सेल्स की वॉल्स को स्टेबलाइज कर देते हैं, मास्ट सेल है एक आपके पास, अगर आप उसकी वॉल्स को स्टेबलाइज कर देते हैं तो उसके अंदर के मीडिएटर्स बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? अगर आप उसकी वॉल्स को बेहतर कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं, अगर उसके मीडिएटर्स ही बाहर नहीं आएंगे तो कोई एलर्जी होगी? देन देयर विल बी नो एलर्जी। फिर कल आप लोगों ने एक पढ़ा था ये वाले इनहिबिटर, लिपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर के ल्यूकोट्राइन्स ना बने। ल्यूकोट्राइन्स का फंक्शन आप लोगों को कल पढ़ाया गया था। ल्यूकोट्राइन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोंकोस्पैज्म। और अगर ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर लेते हैं या उसके रिसेप्टर्स को हम ब्लॉक कर देते हैं, देखें जो ल्यूकोट्राइन्स है उन्होंने जाके रिसेप्टर पे लगना था और रिसेप्टर पे लग के ब्रोंकोस्पैज्म करवा देना था। अगर आप ल्यूकोट्राइन्स ही ना बनने दें या आप उसके रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दें तो आप सिम्टम्स से रिलीफ ला सकते हैं। लाइक इट इज बेसिकली फॉर द प्रोफाइलैक्सिस एज वेल, जो मेनली यूज होता है। जो ग्रीन में है ना वो प्रोफाइलैक्सिस की। फिर सीओपीडी। सीओपीडी में आपके आपके कुछ बीटा एगोनिस्ट भी यूज हो जाते हैं, लेकिन जो इसकी इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है ना वो एंटी मस्करीनिक होती है। एंटी मस्करीनिक काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बट स्टेरॉइड्स का एज सच कहते हैं कि इसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता, बट एंटी मस्करीनिक्स इसमें प्रेफर की जाती है। और मिथाइल जेंथीन में भी एक स्पेसिफिक है, रेफ्लुमिलास्ट, सिर्फ ये प्रेफर होती है। बाकी इसमें ना बीटा टू एगोनिस्ट यूज हो जाते हैं, बट प्रेफरेबल ड्रग स्टिल आपकी एंटी मस्करीनिक है। बीटा टू एगोनिस्ट कैन बी यूज, बट इसके साइड इफेक्ट होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, फिर हम वो देखते हैं। चलिए अब हम वन बाय वन देखते हैं। कोई एंटीजन आया, आपकी बॉडी के जो लिम्फोसाइट्स है उन्होंने क्या किया, एंटीजन को डिटेक्ट किया और आईजीई एंटीबॉडीज बना दी। ऐसा होता था कि नहीं होता था? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो एलर्जिक होते हैं एंटीजन, देखें एलर्जिक रिएक्शन ही हो रहे होते हैं ना एग्जामा में। बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन जो मीडिएटर्स होते हैं, एलर्जिक मीडिएटर्स, वही प्रोड्यूस होकर ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शंस करवा रहे होते हैं। आईजीई क्या हुआ, जाके मास्ट सेल पे लगा, मास्ट सेल पे फिर बाद में फर्दर एंटीजन जब आया लगा तो उसने ल्यूकोट्राइन्स प्रोड्यूस करवा दिया, हिस्टामिन करवा दिए। और ये आपको पता है सारे ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर्स है। स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए इस समय की? एक तो होगा ब्रोंकोस्पैज्म को रिलीव करना, एक होगा रिलीवर थेरेपी। रिलीवर ड्रग्स वो है जो कि आपने यूज करनी है जब एकदम एक्यूट अटैक हो गया, एकदम बंदे को सांस आना रुक रहा है, वो कहे मुझे सांस नहीं आ रहा, या आपने देखे होंगे डिफरेंट किस तरह प्रेजेंट करते हैं, तो वो एक्यूट ब्रोंकोस्पैज्म हो गया, तो रिलीवर ड्रग यूज होंगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म ट्रीट करना है, प्रिवेंट करना है, सही हो गया ना। बेसिकली आप लॉन्ग टर्म का क्या मतलब होता है, आपने प्रिवेंशन करनी होती है कि उसको वो वाला अटैक ना हो। तो लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन वाली ड्रग्स होगी कंट्रोलर ड्रग्स, वो कंट्रोल करेगी, वो अस्थमा के सिम्टम्स को सामने आने नहीं देगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्यूट अटैक किसी को हो जाए तो आप क्या यूज करोगे। यू विल गो फॉर द बीटा टू एगोनिस्ट, बट विच वन? बीटा टू एगोनिस्ट कौन से वाले आप यूज करोगे? जल्दी से बताएं आप सब, कौन से बीटा एगोनिस्ट, बीटा टू एगोनिस्ट आपको यूज करने चाहिए? सो यस, यू विल गो फॉर द शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग, सही हो गया, बीटा टू एगोनिस्ट हो लेकिन शॉर्ट एक्टिंग हो, नॉट लॉन्ग एक्टिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट ये आप लोग यूज कर सकते हो, जैसे इप्राट्रोपियम पर है विच इज शॉर्ट एक्टिंग। एंड थियोफाइलिन,
थियोफाइलिन मैंने आपको बताया ये यूज होती है। लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन हो, जब लॉन्ग टर्म आपने प्रिवेंट करने हो कि दोबारा से ये ना हो, तो यू गो फॉर द कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। लेकिन जो आप लोगों के होता है ना इनहेलर्स वगैरह, ये बेसिकली क्यों होते हैं, उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड साथ क्यों होंगे? अगर आपको एक्यूट अटैक हुआ है, वो एक्यूट अटैक को रिलीफ कर देंगे, और जो स्टेरॉइड हो गए वो प्रिवेंट करेंगे कि दोबारा अटैक ना आए। सही हो गया? बीटा टू एगोनिस्ट तो एक्यूट अटैक को रिलीव कर देंगे, लेकिन स्टेरॉइड्स ये मेक श्योर करेंगे कि अब फिर से अटैक ना आ जाए। आपको लगता है कि आपने अगर शॉर्ट टर्म ट्रीट कर लिया फिर से अटैक नहीं आ सकता? ऑब्वियसली फिर से अटैक आ सकता है, तो आपने उसकी प्रिवेंशन भी तो करनी है, तो आप उसकी प्रिवेंशन करोगे। फिर आई, यस, एंटी आईजीई एंटीबॉडीज ये लॉन्ग टर्म यूज होती हैं, ये क्रॉनिक थेरेपी में होती है। अब इनको वन बाय वन बेसिकली हमने डिस्कस भी करना है। और ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, ये भी बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्सिस के लिए काफी हद तक यूज होते हैं। अब हम देखते हैं ड्रग्स का एक ही में इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को क्या क्या, ये सारे आप लोगों ने मैकेनिज्म किए हुए हैं। अब हम देखते हैं, पहले तो मुझे बताएं कि जो बीटा टू एगोनिस्ट है, ये बीटा टू रिसेप्टर पे लगेगा, और बीटा टू रिसेप्टर का कौन सा जी प्रोटीन सिस्टम होता है? बीटा टू रिसेप्टर्स का कौन सा जी प्रोटीन सिस्टम होता है? तो यू आर वेरी वेल अवेयर कि जी एस होता है। सारे बीटा का जी एस होता है, बीटा वन हो, बीटा टू हो, बीटा थ्री, कोई भी बीटा हो। तो जी एस है, तो एडिनाइल साइक्लेस साइक्लिक एएमपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा? जो साइक्लिक एएमपी है, ये रिलैक्सेशन करता है। सही हो गया? साइक्लिक एएमपी रिलैक्सेशन करता है। अब आप लोगों ने पढ़ा था ना कि फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम होता है जो साइक्लिक एएमपी को खत्म करता है। ये आप लोगों ने बहुत बड़ी पीछे डिफरेंट जगहों पे पढ़े हुए हैं कि फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द साइक्लिक एएमपी। थियोफाइलिन क्या करेगा? फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो मुझे बताएं कि थियोफाइलिन और बीटा एगोनिस्ट का रिलैक्सेशन एक्शन बन गया कि नहीं बना? तो ये इन दो के एक्शन हो गए। सही हो गया? अब हम देखते हैं कि ब्रोंकियल, ये तो हो गए जो डायरेक्ट रिलैक्सेशन करवा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रोंकियल टोन से कंस्ट्रिक्शन कौन करवा रहा था। अब कंस्ट्रिक्शन के वक्त आया, ल्यूकोट्राइन्स कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? आप लोग बताएं, ल्यूकोट्राइन्स आर रिस्पांसिबल फॉर द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। So leukotrienes are responsible for the bronchoconstriction. Simply you will give leukotriene antagonist. उसमें आप रिसेप्टर ब्लॉकर भी दे सकते हो, जिसमें मोन्टिलोकास्ट वाली फैमिली आ जाएगी, ज़ेफ्लूलोकास्ट, और आप लिपो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर जो कि ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस ही रोक देगा, उसको बनने ही नहीं देगा, ज़ाइल्यूटिन, वो दे सकते हो। अब बताएं, जो एसिटाइल कोलिन था, मस्करीनिक रिसेप्टर जो थे, वो क्या करते थे? ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करते थे। मस्करीनिक एगोनिस्ट, मस्करीनिक एगोनिस्ट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कर रहे होते थे। तो मस्करीनिक एगोनिस्ट क्या करते थे? ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज इन द सिक्रीशंस। तो मस्करीनिक एंटागोनिस्ट यूज हो। थियोफाइलिन दोबारा से आ गया। थियोफाइलिन के यानी कितने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुए? बेसिकली थियोफाइलिन हैज टू मैकेनिज्म्स। फिर कहते हैं कि जो एडिनोसिन होता है ना, ये भी कंस्ट्रिक्शन करवाता है, और थियोफाइलिन एडिनोसिन को भी इनहिबिट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि थियोफाइलिन इज द इनहिबिटर ऑफ द एक्शन ऑफ द एडिनोसिन एंड फोस्फोडाइएस्ट्रेज। सही हो गया? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि थियोफाइलिन एडिनोसिन को भी इनहिबिट करेगा और फोस्फोडाइएस्ट्रेज को भी। तो ये दो इसके फंक्शन है, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। यू पीपल आर क्लियर रिगार्डिंग दिस? इसमें कोई मसला यहाँ तक? अब ये देखिए, ये सारी चीजें आप लोगों ने, कोई ऐसी ड्रग है जो ना पढ़ी हो? ये सारी ड्रग्स आप लोगों ने पहली पढ़ी हुई है। तो अब इसको हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं किस ड्रग को किस तरह यूज करना है। इधर हमने फिर से ये डायग्राम ऐड की। ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कौन करवा रहा है? एसिटाइल कोलिन ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करवा सकता है, एडिनोसिन करवा सकता है, ल्यूकोट्राइन्स करवा सकते हैं। तो ल्यूकोट्राइन्स वाले ज़ेफ्लूलोकास ज़ाइल्यूटिन, एडिनोसिन को इनहिबिट थियोफाइलिन, और एसिटाइल कोलिन को इप्राट्रोपियम।
ये हो गया, और ये आप लोग को अभी मैंने दिखा दिया था। तो ये सेम वही डायग्राम है थोड़ी। अब हम जाते हैं बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट पे, बीटा टू। अब बीटा टू एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों ने अभी देखा है। बीटा टू एगोनिस्ट स्टिमुलेट एडिनाइल साइक्लेज, जीएस वाला, इंक्रीज साइक्लिक एएमपी स्मूथ मसल्स में कर देगा, और एज अ रिजल्ट ब्रोंकोडायलेटर है। मुझे एक बात बताएं, मैंने एक बार ना आपको पढ़ाते हुए बताया था, मैंने कहा था कि आप दो बीटा एगोनिस्ट को कंफ्यूज करोगे। कौन से दो बीटा एगोनिस्ट है? वो दो बीटा एगोनिस्ट को किसी को नाम है? एल्ब्यूटिरोल तो था। एल्ब्यूटिरोल का कोई नाम मैंने बताया था, मैंने कहा था कि ये नाम याद रखना। वेरी गुड। एल्ब्यूटिरोल का दूसरा नाम था साल्ब्यूटामोल। और इसको मैंने किससे कहा था कंफ्यूज करना आप लोगों ने? सालमेटिरोल से। अब इनमें फर्क क्या था, कौन सा इसमें से शॉर्ट एक्टिंग था? सालमेटिरोल शॉर्ट एक्टिंग था कि सालब्यूटामोल शॉर्ट एक्टिंग था? सालब्यूटामोल। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफ एमसीक्यू, ये प्रॉफ में आया हुआ। इस साल ब्यूटामोल शॉर्ट एक्टिंग है, उन्होंने पूछा हुआ था एक्यूट अटैक में कौन सा यूज करेंगे, उन्होंने साल ब्यूटामोल भी ऑप्शन दिया हुआ था, साल मेटिरोल भी दिया हुआ था। तो अब जिनको तो डिफरेंस नहीं पता था, किसी ने साल मेटिरोल लगाया, किसी ने साल ब्यूटामोल लगाया। तो ये आप लोगों ने मेक श्योर करना है, आपको पता हो कि साल ब्यूटामोल ये शॉर्ट एक्टिंग है। अगर एक्यूट अटैक पूछते हैं तो यू विल गिव साल ब्यूटामोल। सही हो गया, ये प्रूफ एमसीक्यू है। अच्छा, बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट के बारे में पहले हम कुछ बातें देखते हैं। बीटा टू एगोनिस्ट जो है, अल्ब्यूटिरोल आ गया, मेटोप्रोटेरिनोल आ गया, ट्रिब्यूटालीन आ गया, और वाइडली यूज्ड फॉर रिलीफ ऑफ द एक्यूट ब्रोंकोस constriction and the prophylaxis of exercise induced asthma। अगर एक्सरसाइज आपने देखे कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उनको बहुत सांस चढ़ जाता है और ये एस्थमेटिक सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो उनमें एक्सरसाइज जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ना, तो एक्सरसाइज इंड्यूस के प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज होता है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। आप लोगों ने क्या कहा था, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स जो है वो आप लोग नहीं यूज करते प्रोफाइलेक्सिस में, बट यू विल यूज इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स। लॉन्गर एक्टिंग ड्रग जो साल मेटिरोल है, may decrease the nightmare attacks prophylaxis only। आपको पता है कि prophylaxis only, ये सिर्फ prophylaxis के लिए होगा, acute attack के लिए नहीं होगा। जो बीटा टू एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग है, ये मेनली acute attacks के लिए होगा। लेकिन सिर्फ जो prophylaxis है ये एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा का करता है। कि फॉर एग्जांपल अगर ये पहले ले लिया जाए, तो मुझे बताएं एक्सरसाइज करने से पहले अगर ये ले लिया जाए तो एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा होगा कि नहीं होगा? जिन लोगों को सांस चढ़ जाता है, एस्थमेटिक सिम्टम्स आने लग जाते हैं एक्सरसाइज करके, वो अगर पहले ले ले इसको इसके, तो ऑब्वियसली फिर वो बच जाएंगे, नहीं आएंगे। तो इस सेंस में ये प्रोफाइलेक्सिस के लिए एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा में यूज हो जाएगा। सही होगा, क्योंकि अब लॉन्गर एक्टिंग तो सिर्फ प्रोफाइलेक्सिस में यूज होंगे। ज्यादातर ना नाइट टाइम में इसके काफी अटैक्स आते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। साथ जो थियोफाइलिन्स होते हैं ना, मिथाइलजिन, वो भी यूज होते हैं। तो ये दोनों यूज होते हैं नाइट अटैक्स में। एरोसोलिक फॉर्म यूज की जाती है। मुझे बताएं एरोसोलिक फॉर्म का क्या फायदा, आप इसको मेडिसिन के फॉर्म में क्यों नहीं देते? आपको क्या लगता है, व्हाई यू आर गिविंग इट इन एरोसोलिक फॉर्म? आपको इससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं? चलिए, एक रैपिड हो गया, क्विक अब्जॉर्प्शन हो गया, इसके अलावा? चलिए बायोअवेलेबिलिटी चले मान लिया।
वेरी गुड, टॉक्सिसिटी, याद रखो कि टॉक्सिसिटी आप डिक्रीज कर सकते हो। सही हो गया। जिस दवाई ने आपके जाने हैं ब्लड में जाएगी, वहां पे सारे रिसेप्टर्स के साथ खेलती जाएगी, फिर उसके बाद एंड पे पहुंच पहुंचा के आपके लंग्स में पहुंचेगी। तो ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो सिलेक्टिव, तो आपने क्या करना होता है हमेशा, ड्रग को क्या करना होता है, मैंने आपको क्या बताया था, द मोर द सिलेक्टिव ड्रग इज, वो उतनी ही बेहतर है। तो आपको जब सिलेक्टिव बनाने का मौका मिल रहा है, तो आप क्यों उसको सिस्टेमिकली दोगे? अगर आप उसको सिलेक्टिव बना सकते हो, वो एक्ट भी कर रही है, तो फिर आप उसको सिस्टेमिक क्यों दोगे? कभी भी नहीं दोगे। तो इस वजह से ये टॉक्सिसिटी कम कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद बीटा टू एगोनिस्ट का आप सबको याद है कि बीटा टू एगोनिस्ट ट्रेमर्स करवाता था। बीटा टू एगोनिस्ट का याद है? आप लोगों ने टॉक्सिसिटी पढ़ी थी। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी। जो ये यूज करते हैं ना, उनसे पूछना, जो नेबुलाइज कर रहे होते हैं अपने आप को, वो बाद में थोड़ा सा कांप रहे होंगे। कभी देखना, ऑब्जर्व करना, वो उनके हाथ हिलने लग जाएंगे। एकदम से आप देखोगे कि वो ऐसे कांप रहे हैं, वो सांस से ही आना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा होगा कि अभी भी ये है। वो असल में मसल ट्रेमर्स हो रहे होते हैं। सही हो गया। फिर एंग्जाइटी, जो आपको पता है बीटा ब्लोकर्स होते हैं, वो एंग्जाइटी कम करते थे कि ज्यादा करते थे? जो बीटा ब्लोकर्स आप लोगों ने पढ़े थे, तो वो एंजाइटी कम करते थे, तो ये कॉज एंजाइटी करेंगे। फिर कार्डियोवेस्कुलर टॉक्सिसिटी, मैंने आपको बताया था कि हार्ट के ऊपर बीटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बीटा टू भी प्रेजेंट होते हैं कुछ हद तक। और इवन अगर ज्यादा आप एक, मतलब अगर आप बीटा टू दे रहे हो ना, इसकी बीटा वन सिलेक्टिविटी भी थोड़ी बहुत होती है, मतलब ये बीटा वन पे भी लग सकते हैं थोड़ा बहुत। तो कार्डियोवेस्कुलर टॉक्सिसिटी इसलिए आएगी। ये पॉइंट क्लियर है कि जो बीटा टू एगोनिस्ट होते हैं, ये कुछ ना कुछ बीटा वन पे भी लग सकते हैं। बिसाइड्स दिस, आपके हार्ट पे बीटा टू रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कम होते हैं। लेकिन कार्डियोवेस्कुलर टॉक्सिसिटी ये दे सकते, अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करोगे, अगर लॉन्ग टर्म करते हो। सही हो गया ना? अगर लॉन्ग टर्म करते हो तो क्या होगा? एरिथमिया के चांसेस हो सकते हैं इफ यू यूज बीटा टू लॉन्ग टर्म, जिसको हार्ट का पहले ही मसला हो बेशक। आपको क्या ख्याल है, ये एरिथमिया करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? यस, दे कैन कॉज एरिथमिया। ये लोग एरिथमिया करवा सकते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग तो होगा ही होगा। यस, जैसे वलीद ने कहा, तो अगर ब्लड में चले जाते हैं, तो ब्लड में जाके ये वेजो डायलेशन भी करवा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एक्टिंग की वेजो डायलेशन करवाने की एबिलिटी थी कि नहीं थी? डायरेक्ट एक्टिंग की करवाने की एबिलिटी थी, तो ये रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया भी करवा सकते हैं, और डायरेक्टली भी इन्होंने ये एक्ट कर सकते हैं। सही हो गया। तो डुअल एक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म करवा सकते हैं मसला। सही हो गया। लेकिन ये इतने ज्यादा, अब सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी अगर आप मेडिसिन की फॉर्म में लेते हैं ना, इसको फॉर्मुलेशन की फॉर्म में लेते हैं, तो ये टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये टॉक्सिसिटी एरोसोल की वजह से काफी कम है। ये देखें, ये है साल्ब्यूटामोल। अगर ये साल्ब्यूटामोल लॉन्ग एक्टिंग होता तो कभी इनहेलर यूज होता? अगर साल्ब्यूटामोल लॉन्ग एक्टिंग होता तो इनहेलर होता? कभी भी ना होता। तो याद रखना है, ये मैं मेडिसिन स्पेशल हर बारी डालता हूँ इसको, ये एल्ब्यूटिरोल ही है। सो इट इज अ शॉर्ट एक्टिंग और इट इज यूज इन इनहेलर। आपको पता है जो सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं, उनको ज्यादातर ना कार्डिक डिजीजेस साथ होती हैं, यूजुअली, जरूरी नहीं सब में। तो इस वजह से उनमें जो बीटा टू एगोनिस्ट होते हैं ना, वो इतने प्रेफरेबल नहीं होते। यूज किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो सारे सीओपीडी के पेशेंट हैं उनको हार्ट की डिजीज होगी। लेकिन अगर हार्ट की डिजीज होगी, तो आप मुझे बताएं, आप लोग बीटा टू एगोनिस्ट को प्रेफर करना चाहोगे जो हार्ट पे जाके एक्ट करे? तो आप लोग उसको ऑब्वियसली प्रेफर नहीं करोगे। सही हो गया। तो जो सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं, उसमें बीटा टू एगोनिस्ट यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको साथ कार्डिक कोई मसला है, जो अक्सर होता है, तो तब आप लोग नहीं यूज करोगे, क्योंकि ये रिदमिया करवा सकते हैं। फिर बीटा टू का एक और मसला है कि ये टॉलरेंस और टेकीफाइलेक्सिस इसका साइड इफेक्ट है, अगर आप एक्सेसिव यूज करो शॉर्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक।
अगर आप लोगों ने देखा कि शॉर्ट एक्टिंग चीज ज्यादा यूज करते जाओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा टेकीफाइलैक्सिस के बारे में, तो सबने पढ़ा होगा। शॉर्ट एक्टिंग, मेनली शॉर्ट एक्टिंग की वजह से टेकीफाइलैक्सिस होता है कि शॉर्ट एक्टिंग आप लोग कोई चीज यूज कर रहे हो और कंटिन्यूअसली बार बार यूज कर रहे हो, इट विल लीड टू टेकीफाइलैक्सिस। तो इसके ये मसले हैं। अब ये आप लोगों ने याद रखने हैं, अभी मैं साथ साथ ही रिवाइज करवाऊंगा। एक और मेडिसिन करते हैं, फिर हम देखते हैं मिथाइल जेंथिन्स। इसमें से जो थियोफाइलिन है इज द ओनली मेंबर इन दिस ग्रुप दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। इसमें कैफीन भी आ जाती है, लेकिन थियोफाइलिन ही यूज होती है जस्ट, जो कि एस्थमा के लिए यूज होती है। थियोफाइलिन कैसे आपको करता है? थियोफाइलिन के दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। वन इज फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर और इंक्रीज द साइक्लिक एएमपी। फर्स्ट, एन एंटागोनिज्म ऑफ एडिनोसिन विच इज अ ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर। तो आप मुझे बताएं, ये दोनों मैकेनिज्म अभी आप पढ़ के आए हो? ये अभी आप लोग मैकेनिज्म दोनों पढ़ के आए हो कि एंटागोनिस्ट होता है। अच्छा, अब मुझसे पूछ रहे थे कम्पिटेटिव है कि नहीं, तो कुछ जगहों पे इसको कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट कहा जाता है, लेकिन कुछ पे नॉन। बट आई थिंक जो एक दो सोर्सेज थे उनमें मेनली कम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट कहा हुआ था उन्होंने इसको। चलें, ये तो मैकेनिज्म हो गया। मैकेनिज्म से आपको पता लग गया कि इसका काम होना कैसे है। इसका सबसे बड़ा मसला पता क्या है? इसकी थेराप्यूटिक विंडो बहुत नैरो है। अब मुझे बताएं, अगर किसी चीज की थेराप्यूटिक विंडो नैरो होती है तो वो आपके लिए, तो उसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि कम हो जाते हैं? तो ऑब्वियसली जिसकी थेराप्यूटिक विंडो बहुत ज्यादा नैरो होती है ना, उसके आपकी टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये स्लाइड मैं वापस दोबारा लाऊंगा, लेकिन पहले मैं आगे जाता हूँ, जहाँ पे यूजेस बताता हूँ। मिथाइल जेंथीन ना यूज हो जाती है इन एस्दमा और सीओपीडी में भी। सीओपीडी में मैंने आपको बताया था कौन सी यूज होगी। सीओपीडी में यूज होती है रोफ्लुमिलास्ट। ये सीओपीडी में यूज होती है। ठीक हो गया? तो ये एस्दमा और सीओपीडी। जो स्लो रिलीज थियोफाइलिन होती है ना, वो नॉकटर्नल अस्थमा को ट्रीट करती है। नॉकटर्नल अस्थमा कौन सा होता है बताएं? आप लोग को क्या पता है व्हाट इज नॉकटर्नल अस्थमा? So yes, so asthma that worse at the night time is said to be a nocturnal asthma. तो नाइट टाइम वाले अस्थमा के लिए ये हेल्पफुल हो जाएगी। सही हो गया? जो स्लो रिलीज फॉर्मुलेशन है, तो इसका ये यूज है, ये वाला इसका याद रखना है कि नॉकटर्नल अस्थमा के लिए यूज होती है। इसका मेनली ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे एमसीक्यूज बनते हैं। टॉक्सिसिटी इसकी हम देखते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस। मुझे बताएं, अगर आप ज्यादा कॉफी चाय इस तरह की चीजें पिए तो आपको वैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लगता है कि डिस्ट्रेस हो रहा है? अगर ज्यादा ये फील होता होगा। ट्रेमर्स। कभी आपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी पी है? बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी पियो, उसके बाद आपको ट्रेमर्स फील हो रहे हो। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी कभी पीना, ट्रेमर्स फील होंगे। फिर उसके बाद इंसोम्निया, ये तो सबको ही पता है, इसी के लिए तो सारे पीते हो। इंसोम्निया, नींद ना आना, ये टॉक्सिसिटी होगी। स्वीयर नोजिया। कभी ब्लैक कॉफी पीना, तब समटाइम्स हो जाता है अगर ज्यादा पी लो। वोमिटिंग, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आ गया। फिर हाइपोटेंशन, ये इवन हाइपोटेंशन करवा सकती है। अब देखें, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में साइक्लिक एएमपी ज्यादा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? तो ये सारे मैकेनिज्म्स मिलके वेजोडाइलेशन में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वेजोडाइलेशन में जब बीटा टू इन्वॉल्व होता है, बीटा टू एगोनिस्ट इन्वॉल्व होता है, तो वो क्या कर रहा होता है? बेसिकली वो साइक्लिक एएमपी को ही ज्यादा कर रहा होता है ना। जब बीटा टू ज्यादा हो रहा था, स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन में ये हेल्प करेगा। when there will be the smooth muscle relaxation, then there will be the hypotension, and when there will be the hypotension, तो रिफ्लेक्स एरिथमिया और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया और कार्डिक एरिथमिया। आप लोगों ने कभी फील किया कॉफी पी के हार्ट रेट देखना कभी अपना? आप लोग का हार्ट रेट तेज हो गया होगा, ऐसा होता है कि नहीं होता? जो ज्यादा पीते हैं ना वो फील करें कभी, उनका हार्ट रेट तेज हो जाता है। अब ओवरडोजेज की बात है ना, ओवरडोजेज में सीजर्स और इरिथमिया।
ओवर डोजेज में सीजर्स और इरिथमिया वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट अगर ओवर डोजेज कर ली जाए, सीजर्स और इरिथमिया जो सुसाइडल अटेम्प्ट्स में बहुत ज्यादा अगर कर लें। इधर आप क्या करोगे, बीटा ब्लॉकर दे दो तो आप लोग ये टॉक्सिसिटीज खत्म कर सकते हो। बीटा ब्लॉकर दे दो तो आप इससे प्रिवेंट कर सकते हो, इससे कर सकते हो। मतलब ये जो कार्डिक आपको टॉक्सिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, यू कैन प्रिवेंट दीज इफेक्ट्स बाय गिविंग द बीटा ब्लॉकर टू दैट पर्सन। तो याद रखना है कि आप बीटा ब्लॉकर उस पर्सन को दे दोगे। सही हो गया। तो थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी है, इसकी ना जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी इंट्रैक्शन है। मुझे सबसे पहले बताएं, जो स्मोकर्स होते हैं, स्मोकिंग इज अ एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर, ये मुझे कोई बताए। जो स्मोक करना होता है वो एंजाइम इंड्यूसर होता है कि एंजाइम इनहिबिटर होता है? तो यस, वेरी गुड, स्मोकिंग इज एंजाइम इंड्यूसर। स्मोकिंग एंजाइम इंड्यूसर होती है। अब कोई ये ना बेसिकली हायर इन स्मोकर ये मेटाबॉलिज्म को बता रहे हैं। अब मुझे बताएं कि अगर एंजाइम इंड्यूसर है, जो स्मोकर्स होंगे तो उनमें मेटाबॉलिज्म थियोफाइलिन का ज्यादा हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म थियोफाइलिन का ज्यादा हो जाएगा। इफ समवन इज एंजाइम स्मोकर तो मेटाबॉलिज्म उसमें ज्यादा हो जाएगा, इट मींस थियोफाइलिन निकल जाएगी। मसला पता है कहाँ पे आता है? मसला आता है कि कभी इनको एंजाइम इनहिबिटर्स के साथ नहीं देना। फ्लोरोक्विनोलोन्स होगी, सिमेट्रिडीन होगी, इनके साथ इसको नहीं देना। ये लेवल ज्यादा कर देती है विच लीड्स टू कार्डिक अरिथमिया। अब जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स है उसका तो वैसे ही हार्ट पे इफेक्ट है, आपने उसके साथ ये दे दी तो क्या हुआ, फ्लोरोक्विनोलोन ने इनहिबिट किए, इसका लेवल भी ज्यादा हुआ, इसने भी इरिथमिया। तो यानी आपने कभी भी इनको मेनली एंजाइम इनहिबिटर्स के साथ नहीं देना। ये रिपीटेडली प्रॉफ में एमसीक्यूज पूछा जाता है। प्रॉफ में एमसीक्यूज डिफरेंट घुमा फिर आके पूछेंगे, उसमें उनका पूछने का मकसद यही होगा कि जो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं उनको थियोफाइलिन के साथ क्या इफेक्ट आएगा। तो थियोफाइलिन की ज्यादा हो जाएगी, तो थियोफाइलिन ज्यादा हो जाएगी तो हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट आएंगे। मुझे बताएं यहाँ तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला? इधर तक सब कुछ समझ आ गया? जो बीटा टू एगोनिस्ट होते हैं ना वो ट्रेमर्स करवाते हैं। और जैसे ये थियोफाइलिन है, इन बीटा टू एगोनिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, साइक्लिक एएमपी ज्यादा करवाते हैं। अब थियोफाइलिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी बेसिकली इनडायरेक्टली साइक्लिक एएमपी का ही ये ज्यादा करवा रहे हैं। तो बीटा टू एगोनिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्केलेटल मसल ट्रेमर्स। आप लोगों ने पढ़ा था, दैट्स वाई हम बीटा टू के जो एंटागोनिस्ट होते हैं यानी बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो ट्रेमर्स को रोकने के लिए यूज करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें ना जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये वाली आपने इंटरेक्शन वाली याद रखनी है। उसके बाद अमाइनोफाइलिन IV sometimes used in bronchospasm or status asthmaticus। so status asthmaticus ना सीरियस कंडीशन होती है। asthmaticus ये काफी सीरियस अगर आ जाए ना पेशेंट एस्थमा का, सीवियर एस्थमा का, तो ये तब होती है। ये ना स्टेटस एस्थमेटिकस बेसिकली उस एस्थमा को कहते हैं जो कि ट्रेडिशनल जो आप लोग मेडिसिन यूज कर रहे होते हो उससे ट्रीट ना हो रहा हो। जो ट्रेडिशनली आप यूज करते हो ना उससे अगर ट्रीट ना हो रहा हो तो फिर आप क्या करते हो, अमाइनोफाइलिन IV, ये भी स्टेटस एस्थमेटिकस में यूज होती है। उसके अलावा आप उस डिफरेंट मैनेजमेंट होती है। कोई पेशेंट स्टेटस एस्थमेटिकस का आ रहा है ना, उसको फॉर एग्जांपल इनहेलर वर्क नहीं कर रहा तो आप उसके इनहेलर यूज करोगे। उसके अलावा आप थियोफाइलिन यूज कर सकते हो, स्टेरॉइड यूज कर सकते हो, आप उसको इंट्यूबेट कर सकते हो कि डायरेक्टली उसमें वो सांस ले सके, ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा कर दोगे। तो ये डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं किसी स्टेटस एस्थमेटिकस के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, सॉरी। चले, ये टॉक्सिसिटी हमारी हो गई है इसकी। अब मुझे जल्दी से आप लोग चले मस्कुलिनिटी के बाद हम तीनों के एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, मतलब पूछते हैं क्वेश्चंस। मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट, मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट आप लोगों को पता है कि किस तरह काम करते हैं?
मुझे बताएं जो वेगल टोन होती है, अगर वेगल टोन ज्यादा हो जाए तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी कि नहीं होगी? तो बेसिकली क्या होता है, अगर ड्यू टू द वेगल टोन, ड्यू टू द इंक्रीज इन द वेगल डिस्चार्ज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है, तो आप उस पेशेंट को मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट दोगे तब ये इफेक्टिव है। आप डायरेक्टली अगर उसको मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट देते हो तो मुझे बताएं वो इफेक्टिव होंगे कि नहीं होंगे? अगर किसी पेशेंट को कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्टली मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट दे दो, कुछ भी नहीं है उसको हुआ हुआ, तो वो ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं कि नहीं करवाते? अगर वैसे ही दे दो, जैसे बीटा टू तो दोगे तो वो तो करवा ही देंगे, ऐसे मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं? नहीं करवाते। ये पॉइंट याद रखना है, जो मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट होते हैं ना, वो ब्रोंको डायलेशन नहीं करवाते जब तक उसका एगोनिस्ट वहां पे ना हो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट नहीं करवाते ब्रोंकोडायलेशन। पता है कब करवाते हैं? ये देखें, ये हमारे पास है ब्रोंकाई, दिस इज अ ब्रोंकाई। अब ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन किस केस में आप लोग देखते हो? फॉर एग्जांपल अगर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है किसी बीटा, किसकी वजह से हो सकती है? बीटा एंटागोनिस्ट की वजह से हो सकती है। फिर उसके अलावा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है वेगल टोन इंक्रीज हो जाए, उसकी वजह से हो सकती है। अगर किसी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, अगर किसी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, फिर आप मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट देते हो तो ये ब्रोंको डायलेशन करवा देगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल पर्सन है और किसी भी वजह से उसकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं हुई हुई, तो अब आप मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट देते हो तो वो ब्रोंको डायलेशन नहीं करवाता। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सबको कि मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट ने ब्रोंको डायलेशन उस सूरत में करवानी है अगर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन किसी वजह से हुई हुई है उधर उस टाइम। अगर एक बंदा नॉर्मल है, उसको आप मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट दे देते हो और उस टाइम ना कोई कोई भी कॉज नहीं है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का, उसकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं हुई हुई, तो मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट काम नहीं करेंगे। मुझे बताएं ये वाला पॉइंट आप समझ को, आप लोग को समझ आया? सबको समझ आया ये वाला पॉइंट के नहीं आया? ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। चलें, अब ये मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखें, आपकी ना ये ब्रोंकाई प्रेजेंट है, ये नॉर्मल है, जस्ट सपोज नॉर्मल है, बिल्कुल कुछ भी मसला नहीं है। आपने मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट दे दिया, मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट जाके रिसेप्टर पे लग जाएगा। मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट जाके जब रिसेप्टर पे लगा, इसने ब्रोंकोडायलेशन नहीं करवानी, ये ब्रोंकोडायलेशन नहीं करवाएगा। अब हम आते हैं कोई स्पेशल कंडीशन में। स्पेशल कंडीशन क्या है? ये वही ब्रोंका है, लेकिन उस ब्रोंकाई की कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है ड्यू टू बीटा ब्लॉकर। ये फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर ने उसकी कंस्ट्रिक्शन करवाई हुई है, या वेगल टोन ज्यादा हो गई है, वेगल टोन ज्यादा होने की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, ब्रोंकोस्पैज्म हुआ हुआ है। इस केस में आप मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट देते हो तो ये अब ब्रोंको डायलेशन करवाएगा। यानी नॉर्मल में इसने डायलेशन नहीं करवानी, अगर नॉर्मल कोई चीज पर ही इसने डायलेशन नहीं करवानी, लेकिन अगर किसी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है तब ये डायलेशन करवा देगा। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर। अब मैंने क्या बताया था, जो मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट होते हैं वो किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एस्थमा के लिए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीओपीडी के लिए? मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट। सो सीओपीडी के लिए याद रखना मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट ज्यादा इफेक्टिव है, और एस्थमा के लिए बीटा टू एगोनिस्ट ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद ना, आप लोग ये मानते हैं कि इसकी टॉक्सिसिटी बीटा एगोनिस्ट वाली कम होगी, इसका हार्ट पे भी कोई ऐसा ऐसे जितना इफेक्ट नहीं होगा, इसका हार्ट पे भी ऐसे जितना ज्यादा टैकिकार्डिया वाला इफेक्ट नहीं होगा जितना बीटा एगोनिस्ट का होता है। तो इसकी ये वाली टॉक्सिसिटी कंपैरेटिवली कम होती है।
सही हो गया। तो मैंने क्या बताया था, जो सीओपीडी का पेशेंट होता है, यूजुअली सीओपीडी पेशेंट प्रेजेंट विद विच कंडीशन? एरिथमिया, हार्ट डिजीज के पेशेंट्स में ज्यादातर आप लोग उसको देखोगे कि मैनिफेस्टेशन आता है। इप्राट्रोपियम इज बेनिफिशियल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी भी। इप्राट्रोपियम की खास बात क्या होता है, आप इप्राट्रोपियम ना यूज इसलिए कर सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। सही है, पॉजिटिवली चार्ज है, सो इट इज अ क्वाटर्नरी अमाइन। तो जो क्वाटर्नरी अमाइन होते हैं उनकी सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कोई ज्यादा होते हैं कि नहीं होते? ऑब्वियसली कम होते हैं, और सीएनएस में भी नहीं जा सकती। तो ये इप्राट्रोपियम का यूज है। हमने देखा था कि इप्राट्रोपियम यूज हो रहा था अस्थमा के लिए भी, एस्थमा के शॉर्ट एक्टिंग के लिए। मैंने बताया था कि शॉर्ट एक्टिंग एक्यूट अटैक्स में इप्राट्रोपियम यूज होता है। ये मैं आपको फिर से दिखाता हूँ जल्दी से। ये आप लोगों ने एक्यूट अटैक में देखा था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इप्राट्रोपियम यूज हो रहा है। अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है, उसको हार्ट का मसला है, आप ये और ये दे सकते हो। इफ द पर्सन प्रेजेंट विद एक्यूट एस्थमा और उसको हार्ट का पहली टैकीकार्डिया उस टाइम चल रहा है, कोई मसला है, कोई उस टाइम उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा है, तो वो हार्ट का पेशेंट भी है, वो बियर नहीं कर पाता है, इसको नहीं कर पाएगा, तो आप इसको क्या दोगे फिर? आपके पास ये चॉइस बेटर रह जाएगी कि नहीं रहेगी? आप लोग इधर से देख के बताएं कि ये चॉइस फिर बेटर है कि नहीं है। देखें, एक हार्ट का पेशेंट है, तो आप लोग क्या प्रेफर करोगे? आप लोग सबसे पहले तो ये देना तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करोगे। सही हो गया। देन यू विल एडजस्ट द डोज, और एडजस्टमेंट डोज में आप लोग क्या इप्राट्रोपियम को एडवांटेज दे दोगे कंपैरेटिव टू द बीटा 2। फिर अगर थोड़ा ज्यादा अटैक होता है, कोई ज्यादा मसला होता है, देन यू कैन ऐड थियोफाइलिन, बट उसकी डोज देख के एडजस्ट की जाएगी। चलें, ये हमारे पास देखेंगे सारी चीजें आप लोग पहले करके आए हो। आज कोई चीज अभी तक आपको लगा कि नहीं आई हो, कोई न्यू चीज हो? क्योंकि ये ऑलमोस्ट 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 सारा वही चीजें आनी है। फिर आ जाता है इप्राट्रोपियम एंड द अदर मस्कुलर वाया इनहेलेशन लोगे, ये क्वाटर्नरी अमाइन होता है, क्वाटर्नरी अमाइन पास नहीं कर सकता। सेफर होता है बीटा एगोनिस्ट वाले पेशेंट जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, उसमें आप ये दे सकते हो। अच्छा जी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ब्रोंकोस्पैज्म कॉज्ड बाय बीटा ब्लॉकर। मैंने आपको अभी बात बताई थी ना कि जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, ये ब्रोंकोडायलेशन तब करवाएंगे जब किसी ने ब्रोंकोस्पैज्म करवाया होगा पहले से। जैसे बीटा ब्लॉकर ने ब्रोंकोस्पैज्म करवाया है ना, अब आप मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर देते हो तो वो काम करेगा। सही हो गया। ये पॉइंट आप सबको क्लियर है? अब मुझे बताएं कि एट्रोपिन क्यों नहीं आप लोग दे देते? व्हाई यू डोंट गिव एट्रोपिन? एट्रोपिन भी तो दे सकते थे। ये क्वेश्चन आता है। मुझे बताएं आपने एट्रोपिन क्यों नहीं दे दी? वो भी तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर था। टॉक्सिसिटी क्यों ज्यादा है? व्हाट इज द रीजन? नॉन सिलेक्टिव तो ये भी नॉन सिलेक्टिव है, बीटा ब्लॉकर तो होते ही, सॉरी मस्कुलिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर तो होते ही नॉन सिलेक्टिव है। चले, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, क्यों करता है ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस? सबसे इंपॉर्टेंट बात बताए ना, जो सबसे पहली बात होगी। यस, वेरी गुड, इट इज अ टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन है, आप सब कुछ ऑटोमेटिकली देख सकते हो, वो उसकी हर बैरियर उसने क्रॉस कर जाना है, ऑब्वियसली फिर उसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा होगी, इनहेलेशन में भी, वो इनहेलेशन से ब्लड में भी ज्यादा जाएगा। आप देखें कंपैरेटिवली कोई चीज पॉजिटिवली चार्ज है, वो ब्लड में भी कम जाएगी, ऑब्वियसली उसकी टॉक्सिसिटी डायरेक्टली कम हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई इप्राट्रोपियम इज प्रेफर्ड, एंड दिस इज प्रूफ क्वेश्चन, और ये आपसे वाइवा में पूछा जाता है। अब मुझे इधर तक बताएं कि कोई आप लोग को मसला। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताएं सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ बीटा टू एगोनिस्ट। बीटा टू एगोनिस्ट के साइड इफेक्ट।
बीटा टू एगोनिस्ट के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? वेरी गुड, वन इज स्केलेटल मसल ट्रेमर्स, कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी, एंजाइटी। चलिए सही हो गया। थियोफाइलिन के ओवरडोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, ओवरडोज के, ओवरडोज, वन इज एरिथमिया एंड द अदर इज सीजर्स। वेरी गुड, ये दो याद रखने हैं। अच्छा जी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे बताएं, जो स्मोकर्स हैं उसमें थियोफाइलिन ज्यादा देनी पड़ेगी कि कम देनी पड़ेगी? एक बंदा स्मोकर है, उसको थियोफाइलिन ज्यादा देनी पड़ेगी कि कम देनी पड़ेगी? उसको थियोफाइलिन ज्यादा देनी पड़ेगी, बिकॉज जो स्मोकर होता है उसके जो एंजाइम्स होते हैं, साइटोक्रोम होते हैं, वो इंड्यूस हो चुके होते हैं। स्मोकिंग इज अ इंड्यूसर, इंड्यूसर होगा तो वो मेटाबॉलिज्म ज्यादा कर देगा और मेटाबॉलिज्म करके इसको इनएक्टिव जल्दी करेगा। एक बंदा है, उसको इन्फेक्शन हो गई है, वो कोई नमूनिया हो गया, उसको डॉक्टर ने लीवोफ्लॉक्सासिन दे दिया और साथ थियोफाइलिन लेता है, तो उसकी थियोफाइलिन की डोज ज्यादा करोगे कि कम करोगे? तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। यू विल डिक्रीज द डोज ऑफ द थियोफाइलिन इन द पेशेंट हु इज टेकिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। सही हो गया। अब आ जाते हैं हम स्टेरॉइड्स पे। आप लोग को पता है कि स्टेरॉइड्स का एक्शन क्या होता था? कि स्टेरॉइड्स ये जो ल्यूकोट्राइन्स वगैरह इन सब की सिंथेसिस रोक देते हैं। सो स्टेरॉइड्स विल डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ ऑल दीज, ये डिफरेंट मेडिएटर्स की, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स की कम कर देते हैं, इंटरल्यूकिन कम कर देते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा कि जो क्रिटिकल स्टेज में कोविड के पेशेंट्स भी होते हैं उनको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, ताकि इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स ही होते हैं ना जो फाइनल एंड पे शॉक करवा रहे होते हैं, सेप्टिक शॉक करवा रहे होते हैं, तो मेडिएटर्स कम किए जाते हैं। तो बेसिकली जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं ना, ये प्रोटेक्टिव ही होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये ऑब्वियसली बॉडी के लिए खतरनाक होते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, इन मेडिएटर्स को कम कर देगा। तो सरफेस एक्टिव ड्रग जो बेक्लोमेथासोन है, यानी आप इनहेलेशन के लिए से जो यूज कर सकते हो, आप एक्यूट अटैक्स में यूज करते हो, साथ प्रो फॉर एंड फॉर द प्रोफाइलेक्सिस। मैंने बताया ना, जो आपके ज्यादातर इनहेलर्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है, उसमें साल्ब्यूटामोल के साथ स्टेरॉइड भी होते हैं। तो जो स्टेरॉइड होते हैं एक्यूट अटैक फिलहाल साथ ट्रीट करवाएंगे और बाद में प्रिवेंट भी कर देंगे। जो इनका मेन मकसद, जो अच्छा मकसद होता है कि एक्यूट अटैक हुआ है, वो प्रिवेंट करेंगे कि फिर से अटैक ना हो जाए। नेक्स्ट है, आपको पता है कि जो इनहेलर यूज करते हैं उनको कहते हैं कि बाद में वो कुल्ली करें। ये कोई यूज करता हो या किसी ने सुना हो, उनसे कहते हैं कि अपना मुंह पानी से वो बार बार उखाल के कुल्ली करते रहें यूज करने के बाद, क्योंकि ये कैंडिडियासिस करवा देता है। ओरोफ्रेंजियल कैंडिडियासिस, ये फंजाई में आप लोग पढ़ोगे, ओरोफ्रेंजियल कैंडिडियासिस करवा देता है। तो इस वजह से उनको कहते हैं गरारे करो और यूज करो। सही हो गया। स्टेरॉइड्स जो होते हैं ना, जो ये स्टेरॉइड्स होते हैं, ये मीडिएटर्स कम कर देते हैं। तो मीडिएटर्स, जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, वही अस्थमा का अटैक करवाते हैं। तो अगर मीडिएटर्स ही कम हो जाएगी तो अस्थमा का अटैक ही नहीं होगा। तो दैट्स हाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज यूज फॉर द प्रोफाइलेक्सिस, कि वो मेडिएटर्स कम कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, लो डोजेज में प्रिवेंट डिसेंसिटाइजेशन ऑफ बीटा रिसेप्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपको बात समझ आई कि जो बीटा रिसेप्टर्स है उसके पीछे हमने अभी एक चीज पढ़ी थी। हमने कहा था कि इसकी टैकीफाइलेक्सिस और टॉलरेंस हो जाती है, जो कि हमारे पास बड़ा डाउनफॉल है, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी। लेकिन देखा गया रिसर्चेज में, अगर कोई बंदा बीटा एगोनिस्ट ले रहा है, साथ उसको ग्लूकोकोर्टिकोइड्स दे देते हैं ना, तो जो डिसेंसिटाइजेशन है बीटा रिसेप्टर्स की, वो नहीं हो रही थी। ये रिसर्च बेस्ड प्रूव हो गया। तो दैट्स वाई क्या होता है कि जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो डिसेंसिटाइज नहीं होने देते बीटा रिसेप्टर्स को। ये पॉइंट सबको याद है? पीछे अभी आप लोग अभी पढ़ के आए हो रिसेंटली, कि मैंने बताया था कि जो बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, अगर ये आप कंटिन्यूअसली देते हो तो क्या होता है, टैकीफाइलेक्सिस हो जाता है या टॉलरेंस हो जाती है, जिस जो मसला है अब। लेकिन अगर आप साथ उसको देते हो स्टेरॉइड्स, तो ये डिसेंसिटाइजेशन नहीं होने देता। ये रिसर्च बेस्ड प्रूव हो गया। तो इस वजह से जो लो डोज स्टेरॉइड्स है ना, वो बीटा एगोनिस्ट के साथ दिए जाते हैं,
ताकि उस बंदे को डिसेंसिटाइजेशन उसके रिसेप्टर्स ना हो जाए, बीटा रिसेप्टर डिसेंसिटाइज ना हो जाए। उसके अलावा जो स्टीरॉइड्स कुछ है, प्रेडनिसोन एंड आईवी स्टीरॉइड्स जनरली रिजर्व फॉर सीवियर एक्यूट अटैक्स। सीवियर एक्यूट अटैक्स का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? अभी मैंने पीछे बताया, मैंने कहा था सीवियर अटैक हो तो उसको क्या कहते हैं? सीवियर एक्यूट अटैक्स। व्हाट इज सीवियर एक्यूट अटैक्स? मैंने बताया था स्टेटस एस्थमेटिकस। ये आज सबकी असाइनमेंट है। सबने ना स्टेटस एस्थमेटिकस का लिख के ढूंढना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। सही हो गया, ये सब लिख लें। ये आप लोग की असाइनमेंट है, आप लोगों ने देखना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसमें आपको बड़ी वैरायटी मिलनी है। इसमें आपको मिलेगा कि आप लोगों को मैं जनरल सा वैसे बता देता हूँ। आप लोगों को मिलेगा कि ऑक्सीजन उसको दी जाएगी, इंक्यूबेशन दी जाएगी, शुरू में उसको जो रिलीवर ड्रग्स हैं वो जल्दी से प्रोवाइड करेंगे, अगर उससे फर्क नहीं पड़ता थियोफाइलिन, स्टीरॉइड्स। इसका आपने जो प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको मिलता है वो आप लोगों ने देना है, पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सिर्फ एक ड्रग नहीं। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये असाइनमेंट दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछा जाता है, ये प्रोफ में भी पूछा जाता है, पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप लोगों ने ये सबने ढूंढ के खुद ढूंढ के इसको भेजना है। देन आई विल टेल यू कि इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। इसमें आपको मैंने पीछे दिखा दिया है कि इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी यूज कर रहे थे, वो थियोफाइलिन भी कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा क्या यूज करते हैं? हर चीज ड्रग्स तो नहीं होती, सिर्फ ड्रग्स तो नहीं आप देते हर चीज में। ड्रग्स के अलावा कैसे मैनेजमेंट करनी है आप लोगों ने? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटस एस्थमेटिकस, सिवियर एक्यूट अटैक का मतलब स्टेटस एस्थमेटिकस होता है, ये लिख लें। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां तक मुझे बताएं कोई मसला? इधर तक कोई मसला? इधर तक आप लोग को क्लियर हो गया? चलें अब हम आगे शुरू करते हैं। क्रोमोलाइन एंड नीडोक्रोमिल। क्रोमोलाइन एंड नीडोक्रोमिल, पीछे मैंने आपको बताया था मास्ट सेल है। मास्ट सेल की अगर आप सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन कर देते हो तो आप इजीली उसको क्या करोगे, प्रिवेंट कर सकते हो एजमा को। तो ये क्या होता है, ये मेडिएटर्स के रिलीज को रोक देता है। मास्ट सेल्स की ये जो सेल वॉल है ना, सेल मेम्ब्रेन सॉरी, सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, बेहतर बना देता है, रेजिस्टेंट बना देता है, तो मेडिएटर्स रिलीज नहीं होते। द ड्रग हैव नो ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट, दिस इज एमसीक्यूज, ये लिख लें। इस ड्रग का ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट नहीं होता। पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग यूज करते हो अस्थमा में जिसका ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट नहीं होता। ये एमसीक्यूज इसी तरह आता है, तो ये लिख लें, प्रूफ का एमसीक्यूज है। सही हो गया। ये ब्रोंकोडायलेटर नहीं होता लेकिन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने से रोक देता है। सही हो गया, ये समझ आ गई बात? ये याद रखें कि जो क्या होता है बेसिकली, ये प्रोड्यूस नहीं होने देगा डिफरेंट मीडिएटर्स को, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से रोक देगा, बट इट इज नॉट अ ब्रोंकोडायलेटर। दिस इज प्रूफ एमसीक्यूज, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये याद रखना है। ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर होती है। ये क्या करती है, प्रिवेंट डीग्रेनुलेशन ऑफ द पल्मोनरी मास्ट सेल एंड डिक्रीज द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। जो आपके मास्ट सेल होते हैं इसमें डिफरेंट मीडिएटर्स होते हैं ना, तो ये इसको इसको स्टेबलाइज कर देती है। आफ्टर स्टेबलाइजिंग द सेल, वो सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मास्ट सेल, इसमें से मीडिएटर्स रिलीज नहीं होंगे। जब मीडिएटर्स रिलीज नहीं होंगे तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, आप प्रिवेंट कर दोगे। सही हो गया। तो इट विल डिक्रीज द सिम्टम्स ऑफ बीएचआर। सो बेसिकली ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी, बीएचआर कहते हैं, ये डिक्रीज सिम्टम कर देती है ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी के, स्पेशली रिस्पॉन्स टू द एलर्जेंस। मुझे बताएं जब एलर्जिक रिएक्शन होता है तो क्या होता है? व्हाट हैपन व्हेन देयर इज एलर्जिक रिएक्शन? बेसिकली ये सारे मीडिएटर्स रिलीज हो रहे होते हैं, ये सारे मीडिएटर्स ही रिलीज होते हैं ना एलर्जिक रिएक्शन में। तो ये एलर्जिक रिएक्शन को किस तरह प्रिवेंट करेगी? बाय डिक्रीजिंग ये मीडिएटर्स के रिलीज को। उसके अलावा ये कफ वगैरह करवा सकती है, ये इसका साइड इफेक्ट है।
जो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों ने यूज करना है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। इसका एमसीक्यू मैं दोबारा से बता रहा हूँ, नो ब्रोंकोडायलेटर एक्शन, प्रोफ एमसीक्यू है ये भी। फिर उसके बाद इसका यूज प्रोफाइलेक्सिस, रेयरली यूज फॉर द प्रोफाइलेक्सिस होता है। क्रोमोलाइन आल्सो यूज फॉर द ऑप्थेल्मिक, मतलब ये इनकी डिफरेंट फॉर्मेशंस है। जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो ये है कि ये कफ करवाती है, थ्रोट इरिटेशन और कफ, ये इसमें से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, ये कल आप लोगों ने पढ़े थे, मुंटीलोकास्ट और जिफ्रीलोकास्ट, ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है। ये प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एस्थमा है, ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, एंड ज़ाइल्यूटिन ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस को रोक देती है। तो इसमें किसी को मसला है, किसी को ये एंटी ल्यूकोट्राइन्स का कोई मसला है? ये कल भी आप लोग को करवाई थी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ये मैंने अभी आपको फिर से बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। जो ल्यूकोट्राइन्स है बेसिकली ये क्या कर रही होती है, ल्यूकोट्राइन्स की ऐसा कोई टॉक्सिसिटी नहीं है इसमें, बस कहते हैं लिवर एंजाइम्स जो है ना ये ज्यादा कर देती हैं, लिवर एंजाइम। समटाइम्स बस ये टॉक्सिसिटी में आता है कि लिवर में इंटरेक्शंस है, बट ऐसे जिसकी कोई प्रॉपर टॉक्सिसिटी नहीं है। सही हो गया। जिफ्रूलोकास्ट और मिंटीलोकास्ट क्या करती है, ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक द ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर, और ज़ाइल्यूटिन ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस को स्टॉप कर देती है, ल्यूकोट्राइन ही नहीं बनने देती है। द लास्ट वन इज ओमेलीजुमैब। ओमेलीजुमैब आईजीई एंटीबॉडीज के साथ बाइंड कर जाती है मास्ट सेल पे। तो जो एंटीजन होता है, एंटीजन ने क्या होता है, अब देखें ये मास्ट सेल है, मास्ट सेल के ऊपर आईजीई लगी हुई है, एंटीजन ने आके इस पे लगना है, एंटीजन ने जब इस पे लगना है तब मास्ट सेल ने मीडिएटर्स रिलीज करने हैं। अगर हम एंटीजन को लगने नहीं देते तो मुझे बताएं कि रिलीज होंगे जो मीडिएटर्स हैं, डिफरेंट मीडिएटर्स विल रिलीज और नॉट। अगर हम उसको लगने ही ना दे, हम उसको ही बंद कर दें, तो मेलिज्यूमैब ये करती है। ये ना एंड पे यूज होती है। मुझे बताएं कि ये बात मैटर करती है कि कोई ड्रग सस्ती है कि महंगी है? जब आपने किसी पेशेंट को देनी होती है तो ये बात मैटर करती है। तो याद रखना इट मैटर्स। ये बहुत कॉस्टली ड्रग है, ये ड्रग बहुत कॉस्टली है, ये काफी महंगी ड्रग है। तो इस वजह से ये आम पेशेंट्स को तो आप देते नहीं हो। अगर किसी को बहुत ज्यादा रिकरेंट अटैक्स है, बार बार एस्थमा हो रहा है, तो फिर ये सीवियर और रिफ्रैक्टरी एस्थमा के लिए ये तब उसके प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज होती है, जब बाकी कोई ड्रग भी इसके लिए यूज नहीं हो रही। सही हो गया। ये एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज हो रही। मुझे बताएं, आपको लगता है कि ये एक्यूट इफेक्ट्स को रिवर्स कर सकती है? ये एक्यूट को तो नहीं रिवर्स करेगी ना, क्योंकि एक्यूट अटैक का क्या मतलब है, मीडिएटर्स रिलीज हो चुके हैं कि अभी होने हैं? व्हाट इज मेंट बाय एक्यूट अटैक? तो देखें, एक्यूट अटैक में मीडिएटर्स रिलीज हो चुके हैं, तो फिर तो ये ड्रग का कोई फायदा नहीं। ये ओमेलीजुमैब है जो पूछ रहा है, कौन सी ड्रग है? ओमेलीजुमैब। इट इज वेरी कॉस्टली। तो ये कॉस्टली ड्रग है। असल में होता क्या है, ये मास्ट सेल होता है, जब एंटीबॉडीज बनती है ना, एंटीबॉडीज आके मास्ट सेल पे लग जाती है, अभी कुछ भी रिलीज नहीं होता, ये अभी कुछ भी अंदर मीडिएटर रिलीज नहीं है। जब कोई एंटीजन आएगा, एंटीजन आके इस एंटीबॉडी पे लगेगा, फिर उसने इधर से मीडिएटर्स रिलीज करवाने। तो ये क्या करती हैं, ये इनको कवर कर देती है, आईजीई एंटीबॉडीज के को कवर कर देती है। तो उसके बाद कोई एंटीजन आके लग नहीं सकता आईजीई पे। तो दैट्स वाई ये मास्ट सेल डिजीज नहीं होता है। रिफ्रैक्टरी के बार बार होना, रिफ्रैक्टरी एस्थमा, फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया कि शॉर्ट एक्टिंग, आपने कोई, आपका एस्थमा का अटैक हुआ है, आपने इनहेलर यूज कर लिया है, तो आपको क्या लगता है कि अब वो आपको फिर से अटैक नहीं हो सकता? अगर एस्थमा का अटैक हुआ है, आपने इनहेलर यूज कर लिया है शॉर्ट एक्टिंग, तो एस्थमा का अटैक नहीं हो सकता थोड़ी देर बाद? या हो सकता है थोड़ी देर बाद भी हो सकता है। तो इस वजह से आपने रिफ्रैक्टरी चीजों को भी बचाना होता है। तो उसके लिए आप नॉर्मली क्या यूज कर रहे होते थे? आप साथ स्टीरॉइड यूज करते थे। अब ये ऐसा पेशेंट है जिसमें कोई ड्रग काम ही नहीं कर रही, ना स्टीरॉइड सही से काम कर रहे हैं, ना उसमें बीटा टू एगोनिस्ट कर रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, और उसको बार बार एस्थमा के अटैक्स आते रहते हैं। तो क्या होगा, देन हम ये यूज कर लेंगे, ये प्रोफाइलेक्सिस में हेल्प करेगी।
इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स ना एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके मैक्सिमम आपको हाफ लाइफ पता होनी चाहिए कि ज्यादा किसकी है कम किसकी है, मैक्सिमम हाफ लाइफ। और बाकी हाँ, फार्माकोकाइनेटिक्स मैं बताता हूँ, एक जो जो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक मिनट मैं बुक ओपन करके आपको जैसे निशान लगवाता हूँ। ये आपको बुक नजर आ रही है? इसमें से जो एमसीक्यूज बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने इसमें से याद जो चीजें रखनी है, ये वाली जो ड्रग है ना प्रेडनिसोन, कुछ स्टीरॉइड्स ओरल होते हैं। जो ओरल और आईवी है, ये वैसे आगे एक चैप्टर आना है वो याद रखना है। फिर याद रखना है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट ओरल होते हैं, और जो ओमेलीजुमैब है वो पेरेंट्रल होती है। ये आपको बड़े इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। जो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है ना, ये ओरली होते हैं, दिए जाते हैं। और जो एंटीबॉडीज होती है ओमेलीजुमैब, ये कब दी जाती है? ये पेरेंट्रल फॉर्म में देते हैं। ये देखें इसमें आगे लिखा भी हुआ है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी अभी तक येट नॉट डिसाइडेड। और मैंने आपको बताया था कि इनके साइड इफेक्ट ऐसे नहीं है, एलिवेशन ऑफ लिवर एंजाइम्स होते हैं, बाकी मिनिमल साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब आप लोग देखें कि इसका एमसीक्यूज पता है कैसे बनता है। इसका एमसीक्यूज में जो इनहेलेशन है ना, इनहेलेशन के दरमियान में उन्होंने डाल देना है कोई ओरल वाला, और उन्होंने पूछना है इसमें से ओरली कौन सा देते हैं। तो जो ओरली देते हैं ना ड्रग्स, आप लोगों ने उनके नाम याद करने हैं। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सारी याद करें। एक तो मिथाइलजेंसिन की स्लो रिलीज। अब मुझे बताएं, मिथाइलजेंसिन की स्लो ओरल रिलीज किधर यूज हो रही थी? आप लोग मिथाइलजेंसिन की स्लो ओरल फॉर्मुलेशंस किधर यूज कर रहे थे? स्लो रिलीज किस तरह के अल्जमा में? अच्छा, इसका ना ये पीछे वाला टेबल बहुत अच्छा है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बिलीव मी, ये पीछे वाला टेबल बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ है रेस्पिरेशन में। ये आपको एंड पे बहुत हेल्प करेगा। आखिरी दिन अगर कोई टाइम ना मिले, ये रिवाइज कर लें, हर चीज कवर होती है इसमें। फिर उसके बाद आप लोगों को इनहेलेशन का पता होना चाहिए। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जो स्टेटस एजमेटिकस है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने बताना है। ये सब ने इसका प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताना है, ये मैनेजमेंट, नॉट सिर्फ ट्रीटमेंट की ड्रग्स नहीं बताना। फिर अब देखें, ये सबसे पहले एस्थमा की अगर आप जनरल रूल देखें, आपने सबसे पहले तो एक्सपोजर से बचना है। सही हो गया ना, जिस चीज से आपको एलर्जी है। फॉर एग्जाम्पल किसी को परफ्यूम से एलर्जी होती है, वो परफ्यूम लगाए ना। अगर वो लगाएगा, हो सकता है उसको अटैक आ जाए। तो आपने सबसे पहले तो जिस चीज से एलर्जी है उससे बचना है। फिर एंटीजन एंड आईजीई ऑन मास्ट सेल जो आते हैं, आप क्रोमोलाइन दे सकते हैं। क्रोमोलाइन क्या करेगी, आप जल्दी जल्दी बताएं। क्रोमोलाइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था? क्रोमोलाइन और नीडोक्रोमिल, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दीज टू ड्रग्स? दो लफ्ज में बता सकते हैं। नो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन नहीं। यस, वेरी गुड, इट इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मेडिएटर्स रिलीज नहीं होने देती। ओमेलीजुमैब थी एंटीबॉडी। ओमेलीजुमैब एंटीबॉडी का ये काम था कि ये आईजीई की एंटी थी, कि एंटी आईजीई एंटीबॉडी, मतलब आईजीई के खिलाफ। बाकी ल्यूटिन, आप लोगों को पता है क्या करेगा? मेडिएटर्स नहीं बनने देगा। स्टेरॉइड्स मेडिएटर्स नहीं बनने देगा। ल्यूकोट्राइंस नहीं बनने देगा। अगर ल्यूकोट्राइंस बन गया है, अर्ली रिस्पॉन्स ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होता है, एक्यूट सिम्टम्स। एक्यूट सिम्टम्स हो गया, आप बीटा एगोनिस्ट दोगे, शॉर्ट एक्टिंग। आप मस्कुलिनिक एगोनिस्ट प्रोट्रोपियम दे सकते हो। फिर आप थियोफाइलिन प्रेफर करते हो। और ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट आप दे सकते हो, इधर भी इधर भी। लेकिन मेनली यूज होता है प्रोफाइलेक्सिस। लेकिन इधर आप लोग क्यों दे सकते हो, किसी को अंदाजा है? व्हाई यू कैन गिव ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट? आप लोग लिपो ऑक्सीजनेज इनहिबिटर नहीं दोगे। मतलब एक्यूट अटैक में वो नहीं आप दे सकते, लेकिन ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट कैसे दे रहे हो? जो मेनली जो रिसेप्टर ब्लॉकर होता है ना, मुंटीलो का सोडियम, जो कल बात हो रही थी, ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। अब मुझे बताएं कि अगर रिसेप्टर आप लोग ब्लॉक कर देते हो, तो ल्यूकोट्राइन जो अभी अभी प्रोड्यूस हुए हैं, आप उसके एक्शन को भी रिवर्स कर सकते हो एक हद तक, एक हद तक, जो मेडिएटर्स रिलीज हुए हैं।
तो एक्यूटली वो हेल्प कर देगा। तो ये इस तरह एक्यूटली हेल्प करता है, लेकिन ये मेनली प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज होते हैं। मेनली अगर पूछे ना कोई तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए होते हैं, बट जो मोन्टिलो का सोडियम है ये एक्यूट में भी आप साथ यूज कर रहे होते हो। बाकी जो लेट रिस्पॉन्स है उसमें स्टेरॉइड्स, क्रोमोलाइन, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट ये सारे पढ़ चुके हो। सो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। पास्ट एससीक्यू देख लेते हैं हम। A 19-year-old moved from the small town to your city and is now your patient. He has history of asthma and his previous primary care physician was managing it with the albuterol and theophylline. आप लोग बताएं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या बेनिफिशियल इफेक्ट है इस ड्रग का, क्या आंसर में लिखना चाहिए आपको। सो ये सल्ब्यूटिरोल ये क्या करेगा, एक्ट ऑन द बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर और ब्रोंकियो स्मूथ मसल को रिलैक्स करवाएगा। पूरा मैकेनिज्म आप लोग बता दें। सही हो गया। फिर उसके बाद थियोफाइलिन का फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप क्या लिखते हो, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर। सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लिखते हो एडिनो रिसेप्टर ब्लॉकर। सही हो गया। What is the route of administration of ipratropium in COPD and why it is considered better than atropine in this condition? ये देखें प्रॉफ का एमसीक्यू है, सॉरी एससीक्यू है। इनहेलेशन के थ्रू देते हो और क्यों बेटर है? बेटर इसलिए है कि इप्राट्रोपियम के फ्यू सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स हैं। ये बात याद रखनी है। सिस्टेमिक साइड इफेक्ट भी कम है, सीएनएस में भी नहीं जाएगी। फिर नेक्स्ट आप लोग ये एमसीक्यू एससीक्यू देखते हो। A 12-year-old is brought to the emergency room with a shortness of breath and wheezing. His pulse rate and respiration are increased and he is restless. His father gave previous history of asthma. What emergency measure will you take to treat? What is long-term control? अब मुझे बताएं इमरजेंसी में आप लोग कैसे ट्रीट करोगे और लॉन्ग टर्म कंट्रोल क्या करोगे, दोनों मुझे बताएं जल्दी से। What is the long-term treatment and what is the emergency treatment? इमरजेंसी में क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो, सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं बताना, क्या क्या दे सकते हो। चलें उतनी देर आप लोग बताएं, उतनी देर आपका एमसीक्यूज जो पूछना है वो भी मैं साथ ओपन कर दूं ताकि एमसीक्यू से कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं, ताकि वो भी क्लियर हो जाए। चलिए आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों ने शॉर्ट टर्म में उसको किस तरह ट्रीट किया। आप बीटा 2 एगोनिस्ट उसको दे सकते हो, आप शॉर्ट एक्टिंग मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन उसको क्या है। लेकिन आप मेनली बीटा 2 एगोनिस्ट लिखोगे, फिर आप उसको बताओगे कि मिथाइल जेंथीन थियोफाइलिन वो आप लोग दे सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको स्टेरॉइड्स दे सकते हो, आप ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट दे सकते हो, आप प्रोमोलाइन दे सकते हो। ये सारी आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये आपके हो गए। अब मैं आप पोल क्रिएट कर रहा हूँ, तो अब पोल आप लोग देखें और आंसर दें। चलें पहले क्वेश्चन का आंसर है।
चलें अब इसको एंड करते हैं, और ये मैक्सिमम बच्चों का गलत है। तो अब देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा। चलें अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सबसे पहले तो सबने क्या लगाया है ज्यादा, ब्रोंको डायलेशन। उन्होंने पूछा वन इफेक्ट दैट थियोफाइलिन, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोप्रोटेरिनॉल एंड हिस्टामिन हैव इन कॉमन। मुझे बताएं कि ब्रोंको डायलेशन हिस्टामिन करवाते हैं? हिस्टामिन ब्रोंको डायलेशन करवाते हैं? हिस्टामिन ब्रोंको डायलेशन नहीं करवाता, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा मुझे बताएं सबसे पहला ऑप्शन। एक सेकेंड, अब शो हो रहा है आप सबको पोल? अब पोल सबको शो होगा? चलिए पहले फिर ए ऑप्शन क्या है, डायरेक्ट स्टिमुलेशन इफेक्ट ऑन द कार्डिक कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स। ये डायरेक्ट इफेक्ट होता है कि नहीं होता? डायरेक्ट कार्डिक स्टिमुलेंट इफेक्ट, नाइट्रोग्लिसरीन का कोई डायरेक्ट इफेक्ट होता है कि नहीं होता? चलें, डायरेक्ट इफेक्ट उसका नहीं होता है। थ्रोबिंग हेडेक कौन कौन करवाता है, मुझे बताएं इनमें से थ्रोबिंग हेडेक कौन कौन करवाता था? हेडेक इनमें से कौन कौन करवा रहा था? सही हो गया, हेडेक नाइट्रोग्लिसरीन करवा रहा था, सही हो गया। अच्छा अब कौन कौन कहता है कि इसका आंसर पोस्टरल हाइपोटेंशन सही है? इसका आंसर ना पोस्टरल हाइपोटेंशन भी नहीं है। इसका आंसर पोस्टरल हाइपोटेंशन भी नहीं है। आपको पता है जो थियोफाइलिन होता है वो हाइपोटेंशन करवा सकता है, बट पोस्टरल हाइपोटेंशन नहीं करवाता। कभी आप हुआ क्या कॉफी पी के गिर गए हो? ब्लड पोस्टरल हाइपोटेंशन नहीं है करवाता, बाकी करवा सकते हैं। सही हो गया, आइसोप्रोटेरिनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, बट थियोफाइलिन नहीं करवाता। पीछे रह क्या जाता है? टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया सारे करवा रहे हैं। थियोफाइलिन टैकीकार्डिया करवाता था। नाइट्रोग्लिसरीन रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवाता था। आइसोप्रोटेरिनॉल डायरेक्ट टैकीकार्डिया करवाता था। हिस्टामीन रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवाएगा। हिस्टामीन इज अ वेजोडाइलेटर, सो द राइट आंसर इज टैकीकार्डिया। सही हो गया। तो ये इसका टैकीकार्डिया आंसर था। तो पोस्टरल हाइपोटेंशन इज नॉट द राइट आंसर। पोस्टरल, अगर कोई हाइपोटेंशन चीज करवाती है ना, डजंट मीन कि वो पोस्टरल हाइपोटेंशन करवा देती है। पोस्टरल हाइपोटेंशन उसमें होता है जो वीनोडाइलेशन करवाए। और हाइपोटेंशन आर्टीरियो डायलेशन की वजह से भी हो सकती है। आर्टीरियो डायलेशन की वजह से हो जाएगी तो वो हाइपोटेंशन की वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्टरल हाइपोटेंशन नहीं होगी, ये पॉइंट याद रखना है। चले अब हम अगला भी एमसीक्यूज देखते हैं। चलिए अब अगला अगला एमसीक्यू सॉल्व करना। मैं ऑन कर रहा हूँ। चले अब आप लोग सेकेंड एमसीक्यू सॉल्व करें।
चलें अब हम देखते हैं इसका आंसर। तो यस, मोस्ट ऑफ द पीपल गिव द राइट आंसर कि इसका कोई डायूरेटिक इफेक्ट नहीं होता। अच्छा मुझे बताएं, अभी आपने कोई ऐसी मेडिसिन पढ़ी है इन मेडिसिन में जिसका डायूरेटिक इफेक्ट था? मैंने किसी का बताया नहीं था, लेकिन है एक का। आप लोग को लगता है किसी मेडिसिन का होगा? थोड़ा। यस, वेरी गुड, थियोफाइलिन। थियोफाइलिन इज अ डायूरेटिक। कभी आपने देखा नहीं है कि कभी आप ज्यादा चाय पियो तो बार बार वॉशरूम जाओगे, तो थियोफाइलिन का डायूरेटिक इफेक्ट होता है। सही हो गया, जो टी का होता है डायूरेटिक इफेक्ट होता है, टी या कॉफी का। तो याद रखना है इसका डायूरेटिक इफेक्ट होता है, ये लिख लें, ये मैं बताना भूल गया था। इसका डायूरेटिक इफेक्ट होता है। चलें अब हम एक और एमसीक्यू देख लेते हैं। स्केलेटल मसल ट्रेमर जिन्होंने लगाया, स्केलेटल मसल ट्रेमर आपको बताया था कि बीटा टू एगोनिस्ट करते हैं, और उसके अलावा स्मूथ मसल रिलैक्सेशन भी करते हैं, ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे, और टैकीकार्डिया भी करते हैं। चलें अब मैं थर्ड एमसीक्यू ओपन कर रहा हूँ, आप लोग उसका आंसर लगाएं। चलें अब थर्ड आपके सामने आ गया। एमसीक्यू में इसलिए आज दो तीन शायद एक्स्ट्रा भी करवाऊँ, क्योंकि हर एमसीक्यू से आपको कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट बताया जा सकता है। मुझे होता है कि आपको कोई ना कोई नई बात बता दी जाए। चलिए, अब हम इस पोल को एंड करते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम आंसर क्या लगा। चलें इसका भी आंसर काफी ज्यादा ने ना आगे पीछे लगाया। अब मुझे इसकी रीजनिंग बताना स्टार्ट करें सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डजंट हैव डायरेक्ट ब्रोंको डायलेटर इफेक्ट? सबसे पहले एपिनेफ्रीन पे आते हैं। एपिनेफ्रीन बताइए किस किस रिसेप्टर पे काम करती है? एपिनेफ्रीन किस किस रिसेप्टर्स पे काम करती है? ओह सॉरी, चलिए एमसीक्यू शो करवा दिया। एपिनेफ्रीन किस किस रिसेप्टर पे काम करती है? अल्फा पे भी बीटा पे। अगर बीटा रिसेप्टर पे काम करती है तो ये डायरेक्ट ब्रोंकोडायलेटर बना के नहीं बना? चलिए अब ट्रिब्यूटिलीन पे आ जाते हैं। ट्रिब्यूटालीन किस रिसेप्टर पे काम करती है? बीटा टू एगोनिस्ट है, तो ये भी बन गया। चलें फिर उसके बाद आप लोग आ जाते हैं प्रेडनिसोन पे। ये किस रिसेप्टर पे काम करती है? प्रेडनिसोन, डू यू नो एनी रिसेप्टर जिस पे काम कर रही हो? किसी पर भी नहीं। इसका डायरेक्ट ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट नहीं बनता। तो चार्ली इज द राइट आंसर। थियोफाइलिन साइक्लिक एएमपी ज्यादा कर रही थी कि नहीं कर रही थी? थियोफाइलिन साइक्लिक एएमपी ज्यादा करती थी, इट मींस इट कैन कॉज ब्रोंकोडायलेशन। और फिर रह जाता है इप्राट्रोपियम। सो यस यू पीपल नो कि ये भी डायलेशन तो करवा सकती है, बट इन प्रेजेंस ऑफ एगोनिस्ट हो तो, बट करवा तो सकती है ना, डायरेक्ट इफेक्ट ही करती है ना। तो जो बेसिकली प्रेडनिसोन होती है ना, उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है, वो मीडिएटर से कंस्ट्रिक्शन नहीं होने देगी, मीडिएटर्स प्रोड्यूस ना होने से। अब ये सबको क्लियर हो गया? रिसेप्टर्स देखा करें ना कि कौन सा रिसेप्टर क्या काम करता है। रिसेप्टर से आपको पता लगेगा, अगर रिसेप्टर पे काम कर रही है मींस डायरेक्ट एक्टिंग है,
अगर रिसेप्टर पे काम नहीं कर रही, इट मीन नॉट डायरेक्ट एक्टिंग। सिंपल, बस ये रूल याद रखना। चलें अगला एमसीक्यू आप लोग बताएं। अच्छा, इसके एमसीक्यूज के ना स्टेटमेंट में थोड़ा सा एंड पे एक चीज ऐड कर लेना। एडवर्स इफेक्ट व्हेन यूज्ड डेली ओवर लॉन्ग पीरियड फॉर सीवियर अस्थमा। एडवर्स इफेक्ट व्हेन यूज्ड डेली फॉर द सीवियर अस्थमा, ये आप लोग ऐड कर लेना। व्हेन यूज्ड डेली फॉर द सीवियर अस्थमा। इस पे ना आपका जनरल नॉलेज नहीं आने का, ये वाले एमसीक्यू में। ये पॉइंट सीवियर अस्थमा को ना गौर करें। चलिए इसका आंसर भी मैक्सिमम का गलत आ रहा है। इसका भी आंसर हम देखते हैं वन बाय वन पे। जो वैसे ये रेस्पिरेटरी की ड्रग्स है ना, इतनी मुश्किल आती नहीं होती, बट इसकी ये छोटी छोटी क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए इधर भी अब मैं आपके एक दो कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। चलिए अब इसका आंसर भी गलत है आप लोग का। सबसे मुझे बताएं, एल्ब्यूटिराइड रोल बाय एरोसोल। अब एक बंदा है, उसको सीवियर अस्थमा हो रहा है, उसको डेली बेसिस पे देना है, तो आप उसको शॉर्ट एक्टिंग दोगे? लाइक यू विल गिव शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। आप आउट पेशेंट भी दे रहे हो, सीवियर अस्थमा है, ही इज नाउ रिसीविंग आउट पेशेंट मेडिसिन, जो उसने सीवियर अटैक, सीवियरिटी अटैक्स की कम की है, सीवियर अटैक्स आ रहे थे। तो आपको लगता है कि आप एल्ब्यूटिरोल प्रेफर करोगे, जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है? उसको तो टेकीफाइलेक्सिस और टॉलरेंस हो जाएगी। मैंने आपको बताया था डेली बेसिस पे वो ले रहा है, तो हाउ यू कैन प्रेफर अ ड्रग ऑन डेली बेसिस जिसकी टॉलरेंस हो जाए? आप दे ही नहीं सकते। हमने पीछे बात ही की थी, इसका मसला ही सबसे बड़ा ये है। सही हो गया, ये आंसर तो निकला। नेक्स्ट आ जाता है बेक्लोमेथासोन बाय एरोसोल। अच्छा जी, बेक्लोमेथासोन के आप लोग अगर दोगे एरोसोल के, तो इसके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे कि कम होंगे? मुझे बताएं, सीवियर एक्यूट अटैक्स में कौन सी ड्रग्स यूज होती थी? मैंने दो स्टीरॉइड्स बताए थे। आप लोगों को मैंने कहा था कि प्रेडनिसोन और जो आईवी स्टीरॉइड्स होते हैं वो सीवियर एक्यूट अटैक्स में यूज होते हैं। सीवियर अटैक्स जो हो रहे होते हैं अस्थमा के, आईवी स्टीरॉइड और ओरल। जो ओरल और आईवी स्टीरॉइड्स होते हैं ना, ये सीवियर एक्यूट अटैक्स में यूज हो रहे थे। अगर आप किसी पेशेंट को कंटिन्यूसली प्रेडनिसोन देते हो, तो ये एडवर्स इफेक्ट आपको स्टीरॉइड्स के आते हैं कि नहीं आते? इम्यूनिटी डिक्रीज कर जाती है, और उसके अलावा अगर कोई बच्चा है उसकी ग्रोथ थोड़ी डिक्रीज कर जाती है। लेटर ऑन तो कंप्लीट हो जाती है, बट शुरू में कर जाती है। तो सीवियर एक्यूट एस्थमा में आप लोग कौन सा ड्रग देते हो? आपके पास दो तरह के होते हैं स्टीरॉइड्स, एक होते हैं इनहेलेटरी स्टीरॉइड्स, एक होते हैं ओरल और आईवी स्टीरॉइड्स। यूजुअली आमतौर पे आप कौन से स्टीरॉइड्स देते हो? इनहेलेशन वाले, बेक्लोमेथासोन, ब्यूडिसानाइड, जो सरफेस एक्टिव होते हैं, आमतौर पे आप ये देते हो। लेकिन जो स्टेटस एस्थमेटिकस है, सीवियर अटैक्स है, उसके केस में आप लोग चल जाते हो आईवी या ओरल स्टीरॉइड्स पे। सही हो गया। अगर सीवियर अटैक्स है तो आप इन पे जाते हो।
अब उसके अलावा मुझे बताएं कि जो थियोफाइलिन है वो लॉन्ग एक्टिंग, आप लॉन्ग ओरल फॉर्म देते हो? थियोफाइलिन, थियोफाइलिन प्रिवेंशन के लिए यूज होती थी। अल्फा और ई ऑप्शन तो वैसे ही निकल जाना था, क्योंकि ये दोनों तो प्रिवेंशन के लिए यूज ही नहीं होती। अल्फा और ई ऑप्शन तो वैसे ही आपने साइड पर कर देना था। सही हो गया। फिर बेक्लोमेथासोन के साइड इफेक्ट्स कम होंगे, बट ये सीवियर के लिए नहीं यूज होती, ये यूजुअली यूज होती है। जो आप यूजुअली यूज करते हैं ना प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मल अटैक्स को, ये तब यूज होती है। अब मुझे बताएं, अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स से आप लोग के ये एक्स्ट्रा कवर हो गए, जो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, अब ये चीजें आप लोग को याद रहेंगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही होते हैं जो कि एमसीक्यूज में तंग करते हैं। तो एमसीक्यूज करवाने का मकसद ही ये था कि आपको एक क्लियर हो जाए। अगर आप चाहते हैं कोई एक दो एमसीक्यूज और करना, बता दें। इसका राइट आंसर डेल्टा है, प्रेडनिसोन बाय माउथ। और एमसीक्यूज करना है कि इट्स इनफ फॉर टुडे? किसी ने कोई एमसीक्यूज नहीं करना? चले, सही हो गया। अब आप लोगों ने स्टेटस एज्मेटिकस की ट्रीटमेंट बतानी है। और स्टेटस एज्मेटिकस की ट्रीटमेंट मैं अभी वेट करूंगा, आप लोगों ने अभी ढूंढनी है, अभी लिख के भेजनी है। आपको क्या मिलती है? ट्रीटमेंट नहीं, मैनेजमेंट, कंप्लीट मैनेजमेंट। और फिर वो आप सबने याद भी करनी है। सही हो गया। चले, अल्लाह हाफिज।